हेलो फ्रेंड्स, लास्ट 2 सेशन हम लोग जीएसटी में देख चुके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और मैंने आपको उन दोनों सेशंस में, जब मैंने स्टार्ट किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट 2 सेशन विल बी एकेडमिक सेशन एंड वी हैव डन ऑल द थिंग्स इन डेप्थ। सारी चीज़ें हम लोगों ने डेप्थ में देख ली। जितने पॉइंट्स, जितने सेक्शन, चाहे वो आपका शेड्यूल 3 हो लायबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड, चाहे वो सेक्शन आपका 19 हो, 19A हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, वी हैव सीन ऑल दोज थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर। आज हम लोग कुछ बातें करेंगे एनालिसिस से रिलेटेड, मीन्स जो प्रोविज़न हम लोगों ने देखे दैट वाज ओके, और उन प्रोविजंस में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन भी कर लिया था, सारी चीज़ों को डिस्कशन कर लिया था। हाँ, कुछ एक पॉइंट है जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, और इस सेशन के ख़त्म होने के बाद, मीन्स आज के डिस्कशन के बाद, हम लोग नेक्स्ट सेशन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो फॉर्म हम लोग को फिलअप करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में ही, पहले सेशन में ही कमिट किया था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो कैसा होगा, और कितने उसमें कॉलम्स, मीन्स उसमें कितने सीरियल नंबर होंगे। तो इन टोटालिटी 22 पार्ट्स हैं उसके, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली उन चीज़ों के बारे में है जिनको हमें पहले डिस्कस करना चाहिए था, बट ड्यू टू हैविंग नो एनी नॉलेज अबाउट द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स। नंबर 1 थिंग, जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ना, उसके लिए आप कहे जाएंगे जीएसटीएन। आप ये कहेंगे कि आई गॉट जीएसटीएन, इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इज इट क्लियर जी? इसको हम लोग शॉर्ट में जीएसटीएन का नाम देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम आपको ये नाम देते हैं, यानी अब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यू आर नोन नाउ एज जीएसटीएन होल्डर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इज इट क्लियर? जीएसटीएन भी बोलते हैं, GSTIN बोल सकते हैं, GSTN इज ओके। अच्छा सर, आपने जो लास्ट लेक्चर में हमको ये बताया था कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और वो भी पैन बेस्ड होगा। किसके बेसिस पर होगा? इसका मतलब यू मस्ट पजेसेस अ पैन नंबर, आपको एक पैन नंबर होना चाहिए। लेकिन याद करें तो मैंने आपको बताया था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए पैन नंबर का होना जरूरी नहीं है, उनको किसी और डॉक्यूमेंट के तहत हम रजिस्टर कर सकते हैं। 19A में मैंने यही डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने बताया था जो आपके यूनाइटेड नेशंस होते हैं, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशंस होते हैं, उनको हम UID नंबर देते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं। UIN भी कह सकते हैं इसका, UIN और UID नंबर। इज इट क्लियर? उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इनकी बात कर रहे हैं जिनको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अगर किसी और डॉक्यूमेंट के तहत मिल रहा है, पैन बेस्ड नहीं है, तो कुछ और। फिलहाल क्या होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर? ये आपका स्टेट कोड होगा। क्या होगा ये? स्टेट कोड। यूपी के लिए आपका स्टेट कोड है, मैंने ये भी बताया था 09।
इसके बाद ये जो आपके नंबर्स हैं ये आपका पैन नंबर होगा, जो 10 डिजिट होंगे वो आपके पैन नंबर होंगे, ठीक। 13 आपका एंटिटी नंबर होगा। सर ये एंटिटी नंबर क्या है? ये ब्लैंक होगा फ्यूचर पर्पस में यूज करने के लिए, और ये चेक डिजिट होगा इन केस अगर आप में कोई टाइपिंग मिस्टेक या कुछ मिस्टेक या एरर पाई जाएगी, देन दिस इज योर चेक डिजिट। अच्छा, हमें एक चीज नहीं समझ में आई, वो है एंटिटी नंबर। ये होगा आपका A to Z एंड 1 to 9, ये अल्फा न्यूमेरिक होगा, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक होगा। सर इससे क्या होगा, ये क्या बताएगा? जब मैंने आपको बताया था कि आपको बिजनेस वर्टिकल्स में रजिस्ट्रेशन करवाना है एक स्टेट में, हर स्टेट के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओके सर, हर स्टेट के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बट एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आप कई स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां जहां से आप अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो ये एंटिटी नंबर क्या है? आपको यहां 2 डिजिट मिलेंगे, इटसेल्फ इट विल कवर 2 डिजिट। पहला डिजिट होगा या तो 1 लिखा होगा या 2 लिखा होगा, 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिखा रहता है, 9 डिजिट। और यहां पर A to Z में 26 अल्फाबेट्स में से कोई भी अल्फाबेट यूज किया जा सकता है। 1 to 9 यहां यूज करने के लिए, A to Z यहां यूज करने के लिए। अगर आप एक बिजनेस वर्टिकल ले रहे हैं, मान लेते हैं, तो 1 यूज किया, A यूज किया 2 मिनट के लिए। इस तरह से आप जितने बिजनेस वर्टिकल्स में आप जा सकते हैं, इन टोटालिटी आप 35 बिजनेस वर्टिकल्स का, यानी 35 डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स के लिए, बिजनेस सेगमेंट के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 ICAI मैंने बताया था, उसके लिए आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी एंटिटी नंबर मिलेगा। होगा क्या कि इन 2 डिजिट में पहला होगा 1 to 9 के अंदर कोई एक डिजिट, और A to Z के अंदर का कोई एक डिजिट। तो इन टोटालिटी आप एक साथ 35 बिजनेस वर्टिकल्स का, जो मैंने रिलायंस फ्रेश, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस एजुकेशन, रिलायंस पेट्रो का नाम लिया था और उसके बारे में मैंने बताया था, बस ये वही है, ये वही है। तो 35 बिजनेस वर्टिकल्स में आप एक साथ जा सकते हैं, 1 to 9 यानी 9 बिजनेस वर्टिकल्स, एंड A to Z 26, 26 + 9 इक्वल टू 35 बिजनेस वर्टिकल्स में आप अपना रजिस्ट्रेशन एक साथ करवा सकते हैं एक स्टेट में। इसको हटा सकते हैं, पक्का? इसके आगे अगर मैं बात करूं कि 35 वर्टिकल्स में हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है, 35 वर्टिकल में रजिस्ट्रेशन कराते आप, और पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही फॉर्म, सारे स्टेट्स के लिए एक ही फॉर्म, एक ही रजिस्ट्रेशन होता तो कितना बढ़िया होता। आप मेरी बात नहीं समझे। यहां पर मैंने अभी आपको बोला था, आपको हर एक स्टेट में जितने बिजनेस वर्टिकल्स में आप बिजनेस करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उतने आपको रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। बिजनेस वर्टिकल का मतलब मैंने आपको डेफिनेशन भी दी थी, और बिजनेस वर्टिकल से रिलेटेड जो डेफिनेशन दी थी उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का नाम लिया था, जिसमें बिजनेस सेगमेंट वर्ड का यूज़ किया गया था, जो CA इंस्टीट्यूट इशू करती है। दैट्स इट। अभी मैं उसके पीछे अब नहीं जा रहा, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है लास्ट सेशन में। होप सो कि आपको लास्ट सेशन से अच्छी तरह समझ में आएंगे, तो ये आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर बोलता हूँ कि अब 29 स्टेट्स हैं, तो 29 स्टेट्स में आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे, अगर आपका बिजनेस सारे स्टेट्स में है तो। क्यों ना हम एक ही नंबर लें सारे स्टेट्स के लिए,
कितना बड़ा इश्यू है ये, जरा ध्यान दें क्या इश्यू आएगा सर, अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने में क्या प्रॉब्लम है, और सारे स्टेट्स के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता तो क्या प्रॉब्लम होता। अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता चलेगा, जो स्टेट कोड शुरू में 09 मैंने यूपी का बताया, दिल्ली का कुछ और रहेगा, महाराष्ट्र का कुछ और रहेगा, यानी आपको कई सारे नंबर मिलेंगे, लेकिन हाँ कॉमन पैन नंबर कॉमन होगा। आराम से गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर सकती है कि आपके इस पैन नंबर से कितने बिजनेसेस हो रहे हैं मार्केट में, जो आपको रिटर्न्स वगैरह को चेक करने दिया जाएगा। लेकिन कितना बड़ा मेजर इश्यू है कि आपको हर एक स्टेट में एक अलग नंबर लेना पड़ रहा है। कितना बढ़िया होता कि आपका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता ऑल ओवर इंडिया, यानी अक्रॉस इंडिया के लिए, तो शायद आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। कौन सा फायदा, एक बिजनेस वर्टिकल का इनपुट टैक्स क्रेडिट हम दूसरे बिजनेस वर्टिकल में यूज नहीं कर पाएंगे। अब रिलायंस पेट्रो अगर कोई सामान इनपुट खरीदता है तो उसका यूज वो रिलायंस एजुकेशन में यूज नहीं कर सकता। अब जब आप जीएसटी बना रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हो और एक ही चीज मान रहे हो, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा रहे हो, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बवाल खत्म कर रहे हो, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट। चलो भाई ये तो सजेशन है, लेकिन एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके अकाउंट में पैसा होते हुए भी वो उस पैसे का यूज अपनी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का पेमेंट करने के लिए यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका क्रेडिट वो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि वो दूसरे बिजनेस वर्टिकल में फॉल करता है। एक तो पेपर वर्क बढ़ जाएगा, हमको हर जगह अपने रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेंगी, तो ये थोड़ी टेंशन तो बढ़ने वाली है, इसमें तो कोई बट इफ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा क्या नुकसान हो सकता है, प्रोसीजरल वर्क बढ़ गया, रिटर्न्स बार बार फाइल करनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, और आप इनपुट नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। अब मैं जब आपको पहले लेक्चर से पढ़ा रहा हूं तो मैंने बार बार एसएससी और पर्सन का वर्ड यूज किया, मैंने आपसे बार बार बोला एसएससी पर्सन, एसएससी पर्सन, एसएससी पर्सन, तो लिटिल बिट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो उसको दूर करें आप। पर्सन का मतलब यहाँ पर क्या है, सेम इनकम टैक्स की तरह इंडिविजुअल पर्सन है, यानी वो लोग जो पर्सन माने जाते हैं, हर वो बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। हर वो बंदा जो बिजनेस कर रहा है किसी भी मोड में, किसी भी तरह से, कोई भी स्टेटस ला करके, वो आपका पर्सन माना जाएगा। अब चाहे मैं अकेला बिजनेस करूं, इंडिविजुअल, मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता हूं तो भी इंडिविजुअल की कैटेगरी में आऊंगा, फर्म बनाकर करता हूं, प्रोप्राइटरशिप का फर्म बनाकर करता हूं तो फर्म की कैटेगरी, फर्म पार्टनरशिप फर्म में आऊंगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में आऊंगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आ जाएंगे, कंपनी में आ जाएंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, कोई कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट जो आउटसाइड इंडिया में रजिस्टर्ड हो वो भी इसमें आएगी पर्सन की डेफिनेशन में। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन तो आएगा ही आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड सोसाइटी भी इसमें आ जाएंगी। तो सारे लोग तो इसमें कवर हो गए, क्लियर है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे, गवर्नमेंट कंपनी भी आ जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी भी आ जाएगी जी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट कंपनीज भी इसमें शामिल हो जाएंगी, ट्रस्ट वगैरह सारे लोग शामिल हो गए। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। एक दो फॉर्म और मैंने बोले थे ना, हाँ, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज, ये सारे लोग शामिल होंगे आपके पर्सन की डेफिनेशन में। तो कुछ नया नहीं है, पर्सन की डेफिनेशन को थोड़ा वाइड कर दिया गया, सारी चीज़ें जो अब तक कुछ हाइड रहती थी वो अब लिख करके सामने ले आई गई, कोई बड़ी बात नहीं की गई है जी। मैंने आपको रजिस्ट्रेशन में एक और चीज़ बताई थी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना है ना, तो रजिस्ट्रेशन इज एज पर एग्रीगेट टर्नओवर।
याद आया जी सर, आपने बताया था 20 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये 10 लाख था, 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट थी, 10 लाख पर 9 लाख, और आपने बताया था कि 20 लाख पर आपने 18 लाख बोला, 19 भी हो सकता है, वो फाइनल जब ड्राफ्ट आएगा उस पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 18 लाख पे मानकर चल रहा हूँ, 19 भी हो सकता है बाद में, लेकिन मैं 18 मानकर चल रहा हूँ। तो अब एग्रीगेट टर्नओवर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि दैट यू शुड हैव योर रजिस्ट्रेशन नंबर? मैंने तो लास्ट सेशन में आपको कहानी बता दी थी, लेकिन अब जरा देखते हैं। आप जितने भी टैक्सेबल टर्नओवर हैं वो एक जगह लिख दीजिए। सर स्टेट वाइज या नेशन वाइड? नेशन वाइड, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी आपने टैक्सेबल टर्नओवर किया है वो लिख देंगे। नॉन टैक्सेबल टर्नओवर वो भी लिख देंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, टर्नओवर की जगह अगर हम सप्लाईज लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, तो सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाएंगी। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट सप्लाईज, ओके। तो सर आपने नेशन लिखा है, यानी देखिए ना, आप सारी चीज़ों को शामिल कर ले रहे हैं। जब आप एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कुछ छोड़ नहीं रहे हैं आप। जहां जहां आपने सप्लाई की है, टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है, या फिर एक्सपोर्ट सप्लाई, सारी चीजें आपने जोड़ दी। माइनस टैक्स, जो आपका टैक्स है ना, जीएसटी वगैरह हटा दो, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो माइनस कर दो, उसको हम लोग टर्नओवर के पार्ट में नहीं शामिल करते जी। अगर रिवर्स चार्ज किया जाता है, इसमें से कुछ सेल्स ऐसी हैं जिस पर रिवर्स चार्ज है, तो रिवर्स चार्ज एक्सक्लूड कर दिया जाता है। रिवर्स चार्ज के अमाउंट को हम लोग एक्सक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि रिवर्स चार्ज तो बिना थ्रेशोल्ड लिमिट के रजिस्ट्रेशन होता है, और वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत है? ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर आ गया। नोट करना है या मैं इसको रब कर दूं? ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो गया। अगर ये एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख प्लस है तो आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दाखिल करनी पड़ेगी। अब मैं एप्लीकेशन पर आ रहा हूं, एप्लीकेशन दाखिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना? सुनेंगे? चले एक और चीज बता दें। अब मान लो आप कहते हो सर आपने हमें एक पॉइंट बताया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कि अगर मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज करता हूं, केवल और केवल नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है 100%, और मैंने उस समय आपको एक सेंटेंस या वर्ड बताया था, ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली। यानी अगर मैं 18 के 18 लाख केवल नॉन टैक्सेबल सप्लाईज करूं तो इट इज ऑफ नो यूज टू हैव द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी सिस्टम। इज इट क्लियर? क्योंकि मैं केवल नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हूं। लेकिन मामला पलट जाएगा अगर ये 17 लाख और ये 1,20,000 हो गया। सोचो, केवल 1,20,000 टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल 17 लाख होने के बावजूद अब मुझे रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। अगर मैं ये पूरा 18,20,000 नॉन टैक्सेबल करवाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एवन ये 17,90,000 है, और अगर केवल 20,000 का मैंने टैक्सेबल सप्लाईज किया तो भी मेरे ऊपर एक कंपल्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। क्या बात कर रहे हैं? इस तरह के आप कौन से सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं? थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है सिस्टम में, अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। एक बंदा जो 10,000 रुपये कम किया उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसने एग्जैक्ट 18 लाख है उसके ऊपर केवल 100% नॉन टैक्सेबल सप्लाईज की, उनको आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने दे रहे हो। दोनों में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस आ जा रहे हैं।
जी, बर्डन बढ़ जा रहा है लोगों के ऊपर। हाँ या ना? अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था आपको कि एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सप्लाईज शामिल होंगी, चाहे वो प्रिंसिपल बेसिस पर करूं, चाहे वो मैं एजेंट के बेसिस पर करूं, वो सारी सप्लाईज शामिल हो जाएंगी। अच्छा, मैंने एक चीज लेकिन हटाई थी, जॉब वर्क, जो हम लोग सेक्शन 43 पढ़ेंगे जीएसटी में, सेक्शन 43, तो उसमें कहा जाएगा, ढंग से सुनेंगे, छोटा सा कंसेप्ट है कि ये एक्स लिमिटेड है और ये मेसर्स वाई है, ये फर्म है और ये कंपनी है, ये जॉब वर्क करता है, इसने इसको सामान दिया और जॉब वर्क करके सामान वापस ले लिया और इसने इसकी सप्लाई कर दी। तो जो सप्लाई की है एक्स लिमिटेड ने, इससे जॉब वर्क करवाकर इसके लिए माना जाएगा सप्लाई, और इसके लिए वो सप्लाई यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट में शामिल नहीं होगा। जी सर, उसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स किसका मानेंगे? प्रिंसिपल का, यानी एक्स लिमिटेड का। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना पड़ेगा। आप दो तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन करवा लें या फैसिलिटेशन सेंटर का यूज कर लें, जिसको हम एफसी भी बोलते हैं। या तो आप फैसिलिटेशन सेंटर का यूज करेंगे या तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। डायरेक्ट मतलब आपने वेब पेज खोला हुआ है, इसमें आप साइन अप करेंगे। जैसे ही आप साइन अप करेंगे और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक लॉगिन एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके नाम से होगा, जो आपके अकाउंट्स का स्टेटस तैयार करेगा। जैसे ही आपने लॉगिन पासवर्ड के लिए अप्लाई किया, आपके मोबाइल पे, आपके मेल पे, या आपको स्पीड पोस्ट द्वारा आपके घर, जैसे बैंक के एटीएम कार्ड्स मिलते हैं ना घर पे, उसी तरह लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर भी भेजा जाएगा, या तो आपकी मेल पर या आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्टर करवाया नंबर। और लास्टली, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो घर पे मिले या आपके एड्रेस पे मिले, तो स्पीड पोस्ट से वो आपको भेजा जा सकता है। इज इट क्लियर? अब उस लॉगिन पासवर्ड के तहत, उस लॉगिन एंड पासवर्ड के तहत आप अपना अकाउंट खोलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉर्म, जो फॉर्म आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सारे के सारे फील्ड को आप प्रॉपरली फिलअप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा यही काम है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फील्ड को कैसे फिलअप करना है, वी विल सी दैट, बट टुडे दिस इज नॉट द मैटर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जितने भी फील्ड्स हैं उनको आप प्रॉपरली फिलअप करेंगे, और या तो आप डिजिटल सिग्नेचर करके इसको डायरेक्ट